चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपको जहाँ से छोड़ा था, इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। ये भारत के आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। अब इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए, दो तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, एक फेडरेशन होता है, एक यूनियन होता है। हिंदी में दोनों के लिए संघ इस्तेमाल होता है, संघ शब्द इस्तेमाल होता है, लेकिन इंग्लिश में फेडरेशन और यूनियन, इन दोनों ही फॉर्म में बेसिक डिफरेंस होता है। जो फेडरेशन का एग्जाम्पल है वो है यूएस, और जो यूनियन का एग्जाम्पल है वो है इंडिया। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है बेसिक, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। फेडरेशन जैसे मान लीजिए कि आपने एक कोई बड़ी यहाँ पे छोटे छोटे तालाब हैं, कई सारे हैं ना, और उन छोटे छोटे तालाबों का पानी किसी एक झील में, ये डिसाइड हुआ कि हम अपना थोड़ा सा पानी किसी एक बड़ी सी झील में डालेंगे, जिससे क्या होगी, कभी इमरजेंसी हो या कोई ऐसी चीज़ें आ जाए तो ये हमारा जो जो हमारी झील है ना, उससे हमें आपातकाल में या किसी इमरजेंसी में या वैसे हम जो है ना सभी सूखने की कगार पे हों या कुछ ऐसी प्रावधान हो तो हमें पानी मिल जाए। तो ठीक है, इन्होंने अपनी अपनी थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है ला के झील में डाल दिया। तो फेडरेशन क्या है, अमेरिका में है। अमेरिका में 50 राज्य हैं। तो उन्होंने क्या किया कि थोड़ी थोड़ी शक्ति देके ये डिसाइड किया कि हम अपनी थोड़ी थोड़ी पावर, जैसे कि रक्षा मामले, विदेश मामले या कई सारी चीज़ों में, तो हम क्या करेंगे, मिलके एक ऐसा संघ, एक ऐसा फेडरेशन बनाते हैं जो जिससे क्या होगी, हमें एक मजबूत राष्ट्र की, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में उभर कर आए और हमें जल्दी कोई तोड़ ना पाए। ठीक है, तो इन 50 राज्यों ने मिलके एक एग्रीमेंट किया, एक समझौता किया। तो वो जो है एग्रीमेंट शब्द आता है यहाँ पे, एग्रीमेंट जो है किया इन्होंने कि हम ऐसा एक अपनी कुछ पावर्स देके हम जो है एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाते हैं, जिससे कि सारी चीज़ें हमें आपातकाल में या कभी इमरजेंसी में हमें कोई जल्दी हम हमारी चीज़ों का हमारा अहित ना कर पाए। तो ये हो गया फेडरेशन का स्ट्रक्चर। और ये यूनियन में क्या होता है कि यूनियन में ये डिसीज़न होता है कि समझ लीजिए ये जो है एक बड़ी सी झील है, और झील का पानी मतलब इतना ज़्यादा पानी है इसमें कि इन्होंने क्या किया कि वो संभाला नहीं जा रहा था। इन्होंने क्या किया, उसको छोटे 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 पॉन्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी इस पॉन्ड को, इस पॉन्ड को, इस पॉन्ड को, इस पॉन्ड को, इस पॉन्ड को। तो भारत इसी टाइप का है। भारत ने क्या किया कि अपनी जो सेंटर की शक्तियाँ दी उस प्रशासनिक क्षमता के लिए, यानी प्रशासनिक सहूलत के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि कायदे से हो प्रशासनिक काम, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपनी जो पावर थी उसको छोटे छोटे राज्यों में बांट के प्रशासनिक क्षमता के हिसाब से उसको दे दिया कि ठीक है, हम स्टेट्स बना रहे हैं और इन स्टेट्स को थोड़ी थोड़ी पावर दे दे रहे हैं ताकि वो अपना कुछ कुछ काम करती रहें। तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस ये है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यानी स्टेट्स जो है वो मिलके डिसाइड कर रहे हैं कि हम एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाएंगे। यहाँ पे सेंटर डिसाइड कर रहा है कि हम अपनी थोड़ी थोड़ी पावर स्टेट्स को देंगे। ठीक है, तो ये यूनियन हो गया और ये फेडरेशन हो गया। तो आप देख लीजिए, आप खुद ही समझ लीजिए कि फेडरेशन में क्या होगा कि जो कि स्टेट कौन विल कर रहा है, स्टेट्स की विलिंग है ना। तो स्टेट की विलिंग है तो वो उनके नाम में या उनके कोई चेंज बाउंड्रीज़ में या उनकी किसी चीज़ में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई चेंज नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि यूनियन डिसाइड कर रहा है कि वो हम एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत के लिए हम पावर जो है किसको दे रहे हैं, स्टेट्स को दे रहे हैं। इसलिए क्या होता है, भारत के संविधान ने व्यवस्था की है कि जब भी कोई नाम में परिवर्तन होता है, बाउंड्रीज़ में परिवर्तन होता है, 1 से 2 राज्य बनते हैं, 2 से 3 राज्य बनते हैं, तो यहाँ पे हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम जो है उस राज्यों से हम कंसल्ट करें। यानी ये यूनियन को पावर है कि वो किसी भी राज्य के नाम क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है बिना राज्य की सहमति के, लेकिन फेडरेशन में ऐसा नहीं है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, फेडरेशन को और यूनियन को। ठीक है, तो यूनियन जो है, बाउंड्रीज नेम एरियाज ऑफ स्टेट चेंज विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। एग्जांपल आपके सामने जम्मू एंड कश्मीर है, बहुत सारे एग्जांपल हैं, अक्सर बनते रहते हैं। हैदराबाद, तेलंगाना, ये सब डिवाइड हुए हैं, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ये सब भी बना है। तो फेडरेशन आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बिना स्टेट की परमिशन के कोई भी ऐसा चेंज नहीं किया जा सकता उनके, क्योंकि ये स्टेट की विलिंग से बने हुए हैं फेडरेशन। और यूनियन में क्या है कि यूनियन जो है हमें सेंट्रल स्ट्रॉन्ग होता है, और ये कनाडा का मॉडल इंडिया ने अडॉप्ट किया है। ठीक है,
तो इसीलिए भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे कभी हमारे संविधान में फेडरेशन वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है, यानी कई सारे स्टेट्स को मिला के हमने एक यूनियन बनाया है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। सेंटर गिव्स पावर टू द स्टेट, समझ गया। अब देखिए इंडियन में जो इसका एकात्मक लक्षण अगर पूछा जाए कि क्या है, ये तो संघ का लक्षण है। अब एकात्मक लक्षण इसमें क्या है, तो इसमें पोस्ट ऑफ द गवर्नर है ना। आपको पता होता है कि जब स्टेट्स में जो गवर्नर होते हैं वो किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सेंटर के, यानी केंद्र के। केंद्र अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बिठा के रखती है स्टेट्स में। तो ये यूनिटेरी लक्षण है इंडियन गवर्नमेंट के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ऑल इंडिया सर्विसेज यानी अखिल भारतीय जो सर्विसेज होती है जिसका रिक्रूटमेंट सेंटर करता है, वो भी एग्जाम्पल है यूनिटेरी ट्रेड्स के। सिंगल सिटीजनशिप, हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है, जबकि फेडरेशन में क्या है, फेडरेशन में डुअल सिटीजनशिप मिलती है, दोहरी, एक स्टेट की और एक सेंटर की अलग से, तो दो हो गई। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सिंगल सिटीजनशिप मिलती है, यानी यूनियन फॉर्मेशन में। इमरजेंसी में क्या होता है, इमरजेंसी में जैसे ही इमरजेंसी लागू होती है, जो स्टेट्स की जो पावर थोड़ी बहुत दी है सेंटर ने, उसको भी वो छीन लेता है ना। और सारे जो स्टेट में को करंट लिस्ट में या जिसमें भी प्राविधान है कि इसमें जो है राज्य सरकार अपना कानून बनाएगी, उसमें भी वो जो है ओवरलैप कर जाता है। यानी सेंटर चाहे तो वो सारे कानून को भंग करके अपना कानून बना सकता है इमरजेंसी पीरियड में। तो इमरजेंसी में पूरी तरह से स्टेट की पावर को ख़त्म करके, कोलैप्स करके, सेंटर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो ये इसका यूनियन ट्रेड है। रिस्पॉन्सिबल स्टेट यानी राज्यसभा में जो मेंबरशिप है, यानी आप राज्यसभा जो होती है, आपको पता है राज्यसभा में हर राज्य के प्रतिनिधि आते हैं। तो ये क्या शो कर रहा है, ये यही शो कर रहा है ना कि इंडिया इज़ ए यूनियन स्ट्रक्चर, यूनिटरी स्ट्रक्चर। तो ये आपके जब कभी इस तरह से लिखने को आ जाए मेंस में, तो आप यही लिखेंगे कि पोस्ट ऑफ द गवर्नर, ऑल इंडिया सर्विसेज, सिंगल सिटीजनशिप। ये 5 पॉइंट्स में आप इसको डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, 5-6 पॉइंट्स हैं। और राज्यसभा स्टेट मेंबरशिप। ठीक है, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में किसी ने क्या कहा है वो देख लीजिए। अर्ध संघात्मक है, केसी वेयर ने इसको कहा। सहकारी संघवाद है, को फेडरेशन है, जी ऑस्टिन ने कहा। इसे क्वासी फेडरेशन, केसी वेयर ने कहा। ये कठोर भी है और लचीला भी है, जी ऑस्टिन ने। अब कठोर और लचीला देखिए किस हिसाब से कहा जाता है। कठोर तब कहा जाता है जब संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई सुधार ना हो, या उसमें कोई संशोधन ना हो पाए, या हो भी तो बहुत उसकी प्रोविजंस बहुत कठिन हो, टफ हो, तब हम कहेंगे कि संविधान जो है काफ़ी कठोर है या रिजिड है। तो है ना, कठोर के लिए एक वर्ड आता है रिजिड। तो संविधान रिजिड कब कहा जाता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होने की संभावना या प्रोविजंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हों, या बहुत आसानी से जो है अमेंडमेंट ना हो पाए, है ना। संविधान में जो अमेंडमेंट है वो आसानी से ना हो पाए, तब हम कहेंगे कि ये रिजिड है। और हम सॉफ्ट कब कहते हैं, कि जब संविधान के प्रोविजंस को ईजिली जो है हम मॉडिफाई कर सकते हैं या उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें जिसको कहते हैं ना साधारण बहुमत से। यानी मेजॉरिटी, एक दो तरह की मेजॉरिटीज़ होती हैं, एक स्पेशल मेजॉरिटी होती है और एक सिंपल मेजॉरिटी होती है। तो जब भी सिंपल मेजॉरिटी से किसी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो जाता है, तब हम कहते हैं कि वो सॉफ्ट है। लेकिन अगर जो है, अगर हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए या उसके प्रोविजंस कॉम्प्लिकेटेड हैं कॉन्स्टिट्यूशंस को में अमेंडमेंट करने के, तब हम वो कहते हैं कि रिजिड है। तो इंडियन में ऐसा प्रोविज़न है कि ना तो ये बहुत रिजिड है और ना ही ये बहुत सॉफ्ट है, यानी इसमें तीनों तरह का मिक्सचर है। इसके कुछ प्रोविजंस को हम सिंपल मेजॉरिटी से भी अमेंड कर सकते हैं, कुछ प्रोविजन को हम स्पेशल मेजॉरिटी से, और कुछ को में हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हम स्पेशल मेजॉरिटी को भी साथ में लेते हैं और राज्यों की सहमति भी लेते हैं। तो कुछ केसेस में ऐसा भी है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि कठोर और लचीला है। इसको जी ऑस्टिन ने कहा था। सहकारी संघवाद, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, पिछले साल ही आया था ये 2019 में, कि अर्धसंघात्मक किसने कहा था। ठीक है, संविधान को संघात्मकता के ढांचे में नहीं डाला जा सकता, ये बी आर अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, यूनिफाइड अथॉरिटी है ना, सेंट्रल एंड स्टेट डिनोट्स द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी यूनिफाइड अथॉरिटी यहाँ पर नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। यूनिफाइड अथॉरिटी नहीं है, सेंट्रल एंड स्टेट डिनोट्स पावर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सेंट्रल स्टेट है वो अपनी पावर कहाँ से लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी उनको पावर कौन दे रहा है, संविधान। कई बार पूछ लेते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार अपनी पावर कहाँ से ले रही है, तो उसमें ऑप्शन दे देते हैं संविधान, संसद, राष्ट्रपति। ठीक,
तो ये हो गया आपका यूनियन और फेडरेशन। अब हम एक चीज़ में आते हैं, आपको हमने दो तरह की डेमोक्रेसीज बताई थी, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में भी दो टाइप के होते हैं, एक पार्लियामेंट टाइप की डेमोक्रेसी होती है और एक होती है प्रेसिडेंशियल। तो इंडिया ने क्या किया है, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है। तो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी होती क्या है एक्चुअली, तो पार्लियामेंट जैसे नाम से ही लग रहा है, ये इसका मतलब हुआ कि संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि यहाँ पे ना हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। जो जनता होती है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, और रिप्रेजेंटेटिव क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्स में जाते हैं, पार्लियामेंट में चुने जाते हैं। और फिर पार्लियामेंट में चुनने के बाद वो क्या वहाँ से जो है वो उन्हीं में से कुछ मेंबर्स क्या बनते हैं, मिनिस्टर्स या गवर्नमेंट बनाए जाते हैं, सरकार में चुने जाते हैं। तो जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो मस्ट बी द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के मेंबर्स निश्चित रूप से होने चाहिए। तो ये इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मंत्रिमंडली पार्लियामेंट्री को मिनिस्टर मॉडल या वेंस मिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इनके जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एलएस में से ये मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल टू द एलएस, ये राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, ये सामूहिक रूप से इनका उत्तरदायित्व किसके लिए होता है, लोकसभा के लिए। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, आईएएस में भी एग्जाम में आया है कि मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या संसदीय शासन प्रणाली के लक्षण क्या हैं या गुण क्या है। तो उसमें कई ऑप्शन होते हैं। तो सबसे बड़ा गुण यही होता है मंत्रिमंडलीय प्रणाली का कि इनके जो मेंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य जरूर होते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि ये सामूहिक उत्तरदायित्व होता है मंत्रिमंडल का, कहाँ पर, लोकसभा में। तो इस वजह से अगर लोकसभा में जो है इन्होंने अपना कॉन्फिडेंस मोशन लूज़ कर दिया तो सरकार गिर जाती है ना। अगर इन्होंने अपना नो कॉन्फिडेंस लिया है और वो इनकी सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई तो सरकार जो है वो गिर जाती है लोकसभा में। तो लोकसभा में मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। लेकिन जब हम प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की बात करते हैं, जैसे कि अमेरिका मॉडल है, तो अमेरिका में क्या होता है कि राष्ट्रपति के लिए वोट होता है ना, प्रेसिडेंट डायरेक्ट इलेक्ट होता है जनता से, और वो उसका कोई भी जो है रोल नहीं होता पार्लियामेंट से, मतलब पार्लियामेंट्री मेंबर वो चाहे तो अपना मंत्रिमंडल पार्लियामेंट मेंबर्स को बनाए या ना बनाए, ये उसकी मर्जी। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पार्लियामेंट से अपनी मेंबरशिप ले। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बेसिक डिफरेंस है प्रेसिडेंशियल मॉडल में और पार्लियामेंट्री मॉडल में। तो प्रेसिडेंशियल मॉडल में जो है राष्ट्रपति अलग से मतलब चुना जाता है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। इसमें पार्लियामेंट का सदस्य होना ज़रूरी नहीं है, मतलब मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो पार्लियामेंट के सदस्य नहीं होते हैं, और इसलिए इनका जो ऑफिस ऑफ टेन्योर है वो फिक्स्ड होता है। लेकिन इसमें क्या फिक्स्ड होता है, नहीं होता। अगर सरकार ने अपना बहुमत खो दिया लोकसभा में तो गिर जाएगी, लेकिन यहाँ पे लेजिस्लेटिव को ये पावर नहीं है कि वो अगर चुने हुए राष्ट्रपति को गिरा दें, केवल इम्पीचमेंट का अधिकार है बस, लेकिन सरकार गिर जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है। अब आपको समझ में आया होगा जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें बार बार यूज़ होती हैं, इसको भी ध्यान रखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गवर्नमेंट हेड होता है वो पीएम होता है, लेकिन जो कंट्री का हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। यानी जो राष्ट्राध्यक्ष है, हमारे जितने भी राष्ट्र के काम होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते हैं, लेकिन जो वास्तविक शासन होता है वो पीएम होता है। ये भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की विशेषता है कि यहाँ पर जो है ना रियल जो अध्यक्ष होगा वो कौन होता है, रियल जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है, लेकिन जो मतलब एज ए नॉमिनल होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट। यानी नाम सारे काम तो प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे, पर रियल जो काम करेगा, नेतृत्व करेगा देश का, वो कौन करता है, पीएम करता है। तो ये सारे कुछ पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट में आ जाते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा।